3 दशक बीत चुके हैं जब से राक्षसों का आगमन हुआ था, लेकिन आज राक्षस कोई समस्या नहीं रहे, या यूं कहें कि जिन्हें सुपर पावर का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया। इसने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत को भी चिन्हित किया, जिसे हंटर लीग के नाम से जाना जाता है, और हमारा हीरो स्टेडियम में दाखिल हुआ, जहां उन्मादी भीड़ ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी गन लोड की, जबकि प्रोजेक्टर्स की रोशनी उसके चश्मों पर चमक रही थी। वो एक टॉप टीयर प्लेयर था, लेकिन फिर भी पिछली गर्मियों में डूबे कहूल परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशन पास ना कर पाने की नाकामी, ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी महान उपलब्धियां अचानक भुला दी गईं, सिर्फ 2 साधारण कारणों से। इससे हमारा हीरो बेहद निराश हो गया और गुस्से के आवेश में उसने अपना फोन फेंक दिया। ये सब उस आदमी के सामने हुआ जो उसके आमने सामने बैठा था। उस आदमी ने फिर चांगन से बात करने का फैसला किया और कहा कि शायद अब उसका प्रोफेशनल करियर खत्म हो चुका है। ये सुनकर हमारा नायक चौंक गया। उस आदमी ने कहा कि वह चाहता है कि क्रिस्टोफर गेमिंग से रिटायर होकर बिजनेस पर फोकस करे, और साथ ही उसे उसकी अनिवार्य मिलिट्री सर्विस की याद दिलाई। बस यूं ही पूरी तरह टूट चुका हमारा नायक सोचने लगा कि काश उसे बस टीम से निकाल दिया गया होता। उसे अच्छी तरह पता था कि एक दिन उसे रिटायर होना ही पड़ेगा, कि उसकी तेज तर्रार स्किल्स उसकी जवानी के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर भी अपने मैनेजर द्वारा यह कहलवाना कि वो उस टीम का एक बेकार चेहरा बन जाए जिसे उसने अकेले दम पर बार बार जीत दिलाई थी, ये एक स्कैंडल जैसा था। अब गुस्से से भरा क्रिस्टोफर चिल्लाया और टेबल को लात मार दी, जिससे उसका मैनेजर डर गया। बस यूं ही हमारा हीरो वहां से चल पड़ा, कहते हुए कि वो इस बातचीत से तंग आ चुका है। इससे मैनेजर भड़क गया और चिल्लाया कि हीरो को कुछ इज्जत दिखानी चाहिए, ना कि वो एटीट्यूड रखना चाहिए जिसके कारण फैंस उससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन जब मैनेजर ने यह कहा कि उसे पछतावा है कि उसने क्रिस्टोफर जैसे किसी को कुछ बनाया, तो युवा नायक वहीं ठिठक गया और फिर वो पलटा, गुस्से में उस डरे हुए आदमी की ओर बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया। क्रिस्टोफर ने अपने मैनेजर को याद दिलाया कि वही था जिसने उनके संस्था को सारी सफलता दिलाई थी। हमारे हीरो को अब पछतावा होने लगा कि उसने कभी अपने मैनेजर के कहने पर अपनी फुल ब्लूम मुलेटा टीम को एक्टिवेट किया था, क्योंकि स्किल की ताकत समय के साथ बढ़ती थी, जिससे यूजर को महान शक्ति अनलॉक करने का मौका मिलता था। लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद उसका प्रोग्रेस रुक जाता था। इस पर बिजनेसमैन ने दावा किया कि उसने वही किया जो उसे युवा के लिए सबसे अच्छा लगा। इससे क्रिस्टोफर और भड़क गया। उसने मैनेजर को धक्का दे दिया, जिससे वो डर के मारे कांपने लगा। नायक को अच्छी तरह पता था कि उसकी सारी बदहाली का कारण यही मैनेजर था, लेकिन फिर भी उसे पीटने से उसके पिछले गलतियों की भरपाई नहीं हो सकती थी। बस यूं ही हमारा टॉप टियर गेमर रॉक बॉटम तक पहुंच गया। जैसे ही उसका शानदार करियर खत्म हुआ, हमारा हीरो अब और ताकतवर नहीं बन सकता था। उसके पास हाई रैंक स्किल्स का एक अच्छा खासा जखीरा था, लेकिन फिर भी उसका एकमात्र विकल्प अब बूढ़ा होना था। उस स्किल के साथ जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गई थी, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। क्रिस्टोफर सोचने लगा कि क्या जिंदगी का अब कोई मतलब बचा है। जब वो सड़क पार कर रहा था, तो उसने सोचना शुरू किया कि क्या मौत वाकई में एक मुक्ति नहीं होगी। तभी अचानक नायक को एक तेज रफ्तार ट्रक अपने सामने दिखाई दिया। क्रिस्टोफर ने मान लिया कि भले ही उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो, लेकिन अब वो जीने लायक नहीं बचा था, क्योंकि टक्कर अब निश्चित थी। बस यूं ही वो भयानक हादसा हो गया जिसने ट्रक को रास्ते से हटा दिया और वो सड़क के किनारे जा टकराया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस बीच हमारा हीरो बुरी तरह घायल हो गया। उसके कपड़े आग की लपटों में थे जब वो जमीन पर गिरा। इससे उसने अपनी हालिया फिलॉसफी पर फिर से विचार किया कि कैसे वो वाकई में लड़ते रहना चाहता था, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। क्रिस्टोफर फिर से स्टेज पर एक शानदार मैच में जीत के बाद भीड़ की तालियों का आनंद लेना चाहता था। वो अपनी टीम के साथ उन खुशी के पलों को फिर से जीना चाहता था, और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब वो मौत के कगार पर था, ये सोचते हुए कि वो अपनी जिंदगी को बिना किसी शर्मिंदगी के जीना चाहता था। ये हादसा वो आखिरी चीज थी जो इस महान प्लेयर को अपनी पहली जिंदगी से याद थी। तभी नायक को अचानक कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि अब वो अपने कमरे में था, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। वो दौड़कर आईने के पास गया और देखा कि अब वो अपने पुराने मिडिल स्कूल वाले रूप में दिख रहा था। तभी एक महिला ने दरवाजा खोला और क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या वो तैयार है। हमारा हीरो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ भी अब जवान दिख रही थी। उस महिला ने अपने बेटे से पूछा कि क्या कुछ गलत है, और उसने जल्दी से बात टाल दी। क्रिस्टोफर को आखिरकार एहसास हुआ कि वो अतीत में वापस आ गया था। इस एहसास के साथ युवा नायक खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गौरवशाली दिनों को फिर से जीने का मौका मिला था। लेकिन इस बार वो वही गलतियां दोबारा नहीं करेगा। हंटिंग का टैलेंट फिजिकल स्ट्रेंथ को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तय किया जाता था, लेकिन एडवांस्ड मशीन जो अभी भी अवेकनर स्किल्स की प्रकृति को नहीं पहचान पाती थी, वो अवेकनर को स्पेल्स के बारे में थ्योराइज करने और उन्हें डिप्लॉय करने का तरीका निकालने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन हमारा हीरो इस बोझ से बचा हुआ था, क्योंकि उसके पास थी ऑल सीइंग आई।
उस रात हमारा हीरो बेड पर लेटा और अपना सिस्टम विंडो चेक किया। उसका फुल ब्लूम रैंक ए तक रिग्रेस कर गया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था। एकेन को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि स्किल्स को ट्रेन किया जा सकता था और इक्विपमेंट को फिर से खरीदा जा सकता था। लेकिन हमारे हीरो की मुख्य चिंता थी उसका कमजोर फिजिक और लो रैंक स्किल्स, जिनके साथ उसे एडजस्ट करना था। तभी उसे किसी के बहस करने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी कह रहा था कि हीरो को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी है, लेकिन उसकी मां ने मना किया, कहते हुए कि वो अभी बहुत छोटा है। इस पर उस आदमी ने 1 साल के ट्रायल की मांग की। फिर उन्होंने समझाया कि 1 साल बहुत लंबा समय है, क्योंकि उनका बेटा अपनी पढ़ाई में फेल हो सकता है, क्योंकि उसके पास उस सपने के लिए समय नहीं होगा जो शायद कभी पूरा ना हो। इससे नायक को याद आया कि उसकी मां ने शुरू में उसके हंटर बनने के सपने का विरोध किया था। वो अपनी मां से बहस में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसका ध्यान इस तर्क की ओर गया कि 1 साल बहुत महत्वपूर्ण समय हो सकता है। बच्चे को एहसास हुआ कि उसकी मां सच कह रही थी, क्योंकि 1 साल में एक हंटर कई मैच खेल सकता है, अनुभव इकट्ठा कर सकता है और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। उसने सोचा कि अगर उसने पहले शुरू किया होता तो उसका फुल ब्लूम रैंक बी तक पहुंच जाता, जिससे उसका गेमिंग करियर बेहतर दिशा ले सकता था। और फिर वो इस बातचीत में घुस पड़ा, कहते हुए कि उसे अपनी मां को खुद को साबित करने के लिए 6 महीने चाहिए। इससे दोनों हैरान रह गए। महिला चिंतित हो गई, जबकि उस आदमी का चेहरा खिल उठा। क्रिस्टोफर ने पक्का किया कि वो अपनी मां को अपना टैलेंट दिखाएगा, लेकिन फिर वो हैरान रह गया क्योंकि उसे एक्सेस डिनाई कर दिया गया। महिला ने समझाया कि माइनर्स को फैसिलिटी में एक्सेस के लिए गार्डियन की परमिशन चाहिए। ये एक ऐसी डिटेल थी जो हमारे हीरो के दिमाग से छूट गई थी, क्योंकि वो पिछले जन्म में 18 साल से ऊपर था। इससे वो चिढ़ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो आज ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। और जैसे ही वो इसका कोई हल पूछने वाला था, किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्रिस्टोफर ने देखा कि एक हंसमुख युवक उसे ग्रीट कर रहा था, जिसे वो डोजांग किम रूप में पहचान गया। उसने पूछा कि वो वहां पर क्यों है। नायक के मुताबिक वो एक क्लोज रेंज हंटर था, जिसे प्रोफेशनल्स के साथ फर्स्ट डिवीजन का एलीट होने के कारण आसान जिंदगी मिली थी, भले ही वो नंबर 1 ना हो। लेकिन हमारे हीरो को यह दावा करना पड़ा कि वो उसे नहीं जानता, क्योंकि इस समय में वो दोनों पूरी तरह अजनबी होने चाहिए थे। और फिर उस युवक ने अपना परिचय दिया। कहानी शुरू होती है जब हमारे हीरो क्रिस्टोफर से एक नौजवान दोजोन किम मिलता है। दोजोन ने बताया कि उनकी क्लासेस एक दूसरे के बगल में हैं और वो स्कूल में एक अवेकनर के तौर पर काफ़ी फेमस है। लेकिन जब क्रिस्टोफर ने कहा कि उसने कभी डोजोन का नाम नहीं सुना, तो वो शॉक्ड रह गया। फिर डोजोन ने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए क्रिस्टोफर से पूछा, ब्रो, तुम यहाँ हंटर यूथ क्लब में ज्वाइन करने आए हो? लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा, नहीं यार, मैं तो ट्रेनिंग रूम के लिए आया हूँ जहाँ गार्डियंस चाहिए। डोजोन ने प्राउडली कहा, मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें एक्सेस देने की। क्रिस्टोफर को पता नहीं था कि डोजोन अकेडमी यूथ क्लब का मेंबर है। उसे यह भी समझ आया कि हर चीज़ की एक प्राइस होती है। जब डोजोन ने मांग की कि वो उसे ट्रेन करते हुए देखना चाहता है, क्रिस्टोफर को थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, बट फिर उसने सोचा रिस्क तो कुछ है नहीं और अग्री कर लिया। तभी एक लेडी ने कहा, ट्रेनिंग रूम 3 यूज करो, क्योंकि यूथ क्लब का एक मेंबर तुम्हारा गार्डियन बनने को रेडी है। बाद में एक वॉइस ने बताया कि उसे सरप्राइज हुआ कि स्कूल में क्रिस्टोफर के अलावा कोई और भी हंटर बनना चाहता है। क्रिस्टोफर शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो वॉइस उसे ही रेफर कर रही थी। डोजोन ने फिर कहा, मैं हंटर यूथ क्लब का हिस्सा हूं, लेकिन वहां फिट इन करना टफ है, क्योंकि बाकी मेंबर्स बड़े और स्ट्रेंजर्स हैं। फिर उसने क्रिस्टोफर से पूछा, तुम ट्रेनिंग रूम 3 में क्यों आए, जिसे कोई यूज नहीं करता? क्रिस्टोफर ने एक्सप्लेन किया, शायद सब हंटर लीग के पीछे पड़े हैं। फिर उसने डोजोन से पूछा, ब्रो, तुम सीरियसली मेरा रेगुलर ट्रेनिंग देखना चाहते हो और मेरे स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो? लेकिन जब डोजोन ने ऑफर किया कि वो अपने स्कूलमेट की हेल्प करेगा, क्रिस्टोफर को तुरंत समझ आया कि डोजोन को अटेंशन चाहिए। फिर भी क्रिस्टोफर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि वो एक रीइंकार्नेशन है, मेंटली उस मिडिल स्कूलर से कई साल बड़ा है। खैर, सब सेट हो गया। ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम्ड हुआ और जैसे ही शुरू हुआ, एक ब्राइट लाइट चमकी जो डोजोन को ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर गई। तभी क्रिस्टोफर ने एक टैंकर क्लोन समन किया। अगर रियल लाइफ को वीडियो गेम से कंपेयर करें तो ये एक ट्रेनिंग यूनिट होता, लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं था। इसका मैसिव शील्ड इतना स्ट्रांग था कि उसे डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डोजोन ने कहा, ये ट्रेनिंग तो गलत प्रोग्राम्ड हुआ है, रेगुलर क्लोन यूज करो, ये टैंकर तो अनस्क्रैचेबल है। लेकिन क्रिस्टोफर ने अपनी वेपन समन की और कहा, तुम नॉनसेंस बोल रहे हो डोजोन, ट्रेनिंग डमी को ड्यूरेबल होना चाहिए। फिर क्रिस्टोफर ने वाइल्ड स्माइल के साथ कहा, मॉन्स्टर तुम्हारे लिए अनस्क्रैचेबल है डोजोन। उसने सोचा, ड्यूरेबल मटेरियल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे ज्यादा स्ट्रांग चीज से हिट करना, लेकिन यह करंटली इम्पॉसिबल था। तो क्रिस्टोफर ने टैंकर के जॉइंट्स को टारगेट किया।
उसने स्पीयर थ्रस्ट मारा और टैंकर क्लोन पर हिट लैंड की। क्रिस्टोफर हैप्पी था क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका अच्छा कंट्रोल था। फिर उसने अपने ऑल सीइंग आई का यूज किया ट्रेनिंग डमी के वीक स्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। क्रिस्टोफर ने फोकस किया और वर्चुअल मॉन्स्टर पर चार्ज करते हुए उसका आर्म और वेस्ट स्लैश किया और फिर फाइनल ब्लो मारा। बस अनस्क्रैचेबल ट्रेनिंग डमी पीसेस में ग्राउंड पर गिर गया। क्रिस्टोफर की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उसे रिग्रेट हुआ कि उसने सेशन रिकॉर्ड नहीं किया। डोजोन ने कहा, ब्रो, तुमने टैंकर के डिफेंस को मिनिमम कर दिया, वरना स्पेशल वेपन चाहिए होता। क्रिस्टोफर को लगा कि डोजोन ने जो देखा उसे समझ नहीं पाया और अपनी एक्सप्लेनेशन बना ली। डोजोन ने यह भी कहा कि क्रिस्टोफर, जो स्पीयरमैनशिप में स्पेशलाइज्ड है, यूथ क्लब के वर्दी है। उसने कहा, मैं भी ट्रेनिंग डमी पर ट्राई करूंगा। क्रिस्टोफर ने उसे कुछ नहीं बताया, सोचा कि डोजोन खुद रियलाइज कर लेगा कि यह कितना टफ है। उसी रात फैसिलिटी में डोजोन थका और कंफ्यूज था। उसने क्रिस्टोफर के एग्जैक्ट मूवमेंट्स कॉपी किए, टैंकर क्लोन की डिफेंस मिनिमम की, लेकिन फिर भी क्लोन अनस्क्रैच्ड रहा। डोजोन को लगा कि उसने ट्रेनिंग गलत प्रोग्राम किया। तभी किसी ने उसे बुलाया। क्लब का एक सीनियर जीसू ने प्रॉपर वेलकम मांगा। डोजोन ने पोलाइटली बाव किया। जीसू ने नोटिस किया कि डोजोन टैंकर क्लोन पर अटैक कर रहा था। उसने कहा, वार्म अप के लिए ये डमी, तुम इससे कभी डैमेज नहीं कर पाओगे, इवन मिनिमम डिफेंस पर। डोजोन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ट्रेन में क्रिस्टोफर सोच रहा था कि उसे और स्ट्रेंथ चाहिए। जनरल पर्पस हंटर सेंटर अवेकनर्स को रेगुलर ट्रेनिंग फैसिलिटीज देता है। अकेले में उसने हंटर ली के मॉन्स्टर्स और स्पॉटिंग पार्टनर फीचर पर ट्राई किया। उसे अपनी पावर की नीड का एहसास हुआ क्योंकि उसका ऑल सीइंग आई बी रैंक का था, जो पावरफुल अटैक्स की परमिशन नहीं देता। उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक फिट न्यूकमर से थोड़ी बेहतर थीं। वो वर्कआउट करने के लिए डिटर्मिन्ड था क्योंकि उसका फुल ब्लूम रिकवरी को फास्ट करता है। क्रिस्टोफर जानता था कि प्रैक्टिस ही पावर पाने का रास्ता है, लेकिन हंटर सेंटर ट्रेनिंग रूम के लिए गार्डियन अप्रूवल चाहिए, जो इनकन्वीनियंट था। उसने स्मार्टफोन निकाला अकेले प्रैक्टिस करने की जगह सर्च करने के लिए। तभी डोजोन का कॉल आया। उसने तुरंत पूछा, ब्रो, ट्रेनिंग करने जा रहे हो? क्रिस्टोफर इंट्रीग्ड हुआ। डोजोन ने डिनर ट्रीट करने का प्रपोज किया। थोड़ी देर बाद बेस्ट हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट में डोजोन ने क्रिस्टोफर को वेव किया। क्रिस्टोफर ने कहा, तुम तो लोडेड हो ब्रो। डोजोन ने कंफर्म किया, हाँ, वेल्दी बैकग्राउंड से हंटर का रास्ता इजी हो जाता है। क्रिस्टोफर अग्री कर रहा था क्योंकि इक्विपमेंट और टेस्ट्स प्राइसी हैं, लेकिन उसे यह भी लगा कि डोजोन वही अटेंशन क्रेविंग इंसान है जो उसकी फर्स्ट लाइफ में था। क्रिस्टोफर ने कहा, ब्रो, सीधे पॉइंट पर आओ। डोजोन कंफ्यूज था। क्रिस्टोफर ने कहा, यह डिनर इनविटेशन पिटी की वजह से है, राइट? डोजोन ने डिनाई किया और कहा कि उसे क्रिस्टोफर से कुछ पूछना है। उसने बताया कि टैंकर क्लोन को डिफीट करने में वो फेल हो गया, डिस्पाइट क्रिस्टोफर के मूवमेंट्स कॉपी करने के, लेकिन तभी वो रुक गया और नीचे देखने लगा। क्रिस्टोफर ने टर्न किया तो देखा 3 नौजवान डोजोन जैसे आउटफिट्स में रेस्टोरेंट में घुसे और डोजोन को बैड माउथ करने लगे। रेस्टोरेंट में डोजोन किम को अपने सीनियर्स के सामने एम्बैरेस्ड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो लोग उसे टैंकर क्लोन को हराने की कोशिश के लिए मॉक कर रहे थे। जीसू ने बताया कि उसने डोजोन से पूछा था, ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? डोजोन ने कहा, मेरा एक दोस्त ने इस टैंकर क्लोन को डिफीट किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मॉकरी और बढ़ती गई। क्रिस्टोफर को समझ आया कि डोजोन के एल्डर्स उसकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। उसने डिसाइड किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। क्रिस्टोफर ने लाउडली कहा, ब्रो, टैंकर क्लोन को हराने के लिए सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर राइट मेथड यूज करो तो ये चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है। उसने डोजोन की तारीफ की। तुमने इतना माइटी ओपोनेंट को ट्राई किया जबकि बाकी लोग इसे इम्पॉसिबल मानते हैं। ये सुनकर जीसू ट्रिगर हो गया, क्योंकि वो खुद इसे अचीव नहीं कर पाए थे। जीसू ने एकेडमी के बारे में बात शुरू की और गुस्से में खड़ा हो गया। डोजोन ने क्रिस्टोफर को साइलेंस करने की कोशिश की, लेकिन टू लेट। जीसू ने टेबल पर पैर रख दिए और डोजोन को चुप रहने को कहा। फिर उसने क्रिस्टोफर को बैडमाउथ करने के लिए कॉल आउट किया और कहा, मेरे जैसे अवेकनेड का एक अटैक तुम्हें आसानी से मार सकता है। उसने क्रिस्टोफर को 3 सेकंड्स दिए, जो करना है कर लो। क्रिस्टोफर को यह सब एवरेज मूवी थक जैसा लगा और वो अनॉयड हो गया। डिनर ट्रीट का चांस तो गया। क्रिस्टोफर ने जीसू के पास जाकर कैजुअली उसे फेस पर पंच मार दिया। जीसू के 2 दोस्त शॉक्ड रह गए और उसे उठाने दौड़े। लेजेंडरी प्लेयर क्रिस्टोफर ने सोचा कि उसने टाइम लिमिट का सही यूज किया, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट ब्लड लेने की स्ट्रैटेजी रखता है। जीसू और ट्रिगर हो गया। क्रिस्टोफर ने कहा, तुम मेरे फ्रेंड के टीममेट हो, मुझसे कोई रिलेशन नहीं, सो मुझे अलोन छोड़ दो। जीसू ने गुस्से में पंच मारा, लेकिन क्रिस्टोफर ने ग्रेसफुली डॉज कर लिया। उसने जीसू की बात याद की,
एक अटैक से तुझे खत्म कर दूंगा। क्रिस्टोफर ने तंज कसा, अभी तक तो कनेक्ट ही नहीं हुआ ब्रो। जीसू का गुस्सा स्काई हाई हो गया। जीसू का पंच क्रिस्टोफर ने डिफ्लेक्ट किया और लेफ्ट जैब से काउंटर अटैक किया। जीसू को समझ आया कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो जीत नहीं सकता। उसने दूसरा रास्ता चुना, जिससे क्रिस्टोफर चौंक गया। जीसू ने माना गैदर करना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर का ऑल सीइंग आई, जो डेंजर और वीकनेस डिटेक्ट करता है, अलर्ट हो गया। उसने लास्ट मोमेंट पर जंप करके डॉज किया जब ग्राउंड उसके नीचे क्रम्बल होने लगा। फ्लोर की हालत देखकर क्रिस्टोफर को पता चला कि जीसू एक ग्रेविटी बेंडर है। जीसू ने कॉमनर्स की प्रेजेंस में भी अपनी स्किल्स यूज करने का प्लान किया। डोजुन ने तुरंत कॉमनर्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। जीसू ने फिर से एनर्जी रिलीज की, एक और ग्रेविटी अटैक के लिए। क्रिस्टोफर ने लास्ट मोमेंट पर डॉज किया, वरना फ्लाइंग टेबल उसे स्मैश कर देता। क्रिस्टोफर इजी जाना चाहता था, लेकिन अब नो चॉइस। उसने फर्मली कहा, तेरा टाइम अप ब्रो। जीसू ने जवाब दिया, टाइम अप तो तेरा हुआ, और एक और अटैक किया, जिसे क्रिस्टोफर ने फिर से डॉज कर लिया। क्रिस्टोफर टफ स्पॉट में था। ऑल सीइंग आई से अटैक्स डॉज हो रहे थे, लेकिन जीसू तक रीच करना इम्पॉसिबल था। उसने फ्लोर पर पड़ी प्लेट उठाई और पूरी ताकत से जीसू पर फेंकी। जीसू ने ग्रेविटी मैनिपुलेशन से प्लेट को स्टॉप कर दिया और गिरा दिया। उसने तंज कसा, ऐसी ट्रिकरी मेरे पे नहीं चलेगी। लेकिन तभी क्रिस्टोफर ने फूड की प्लेट उसके फेस पर मारी। क्रिस्टोफर प्लेट्स फेंकता रहा और कहा, डॉज तो कर ब्रो। जीसू गुस्से से लाल हो गया। क्रिस्टोफर सोच रहा था कि हर स्किल का कूल डाउन होता है। जीसू प्लेट से ओवरवेल्म था। अगर कूल डाउन रिस्पेक्ट न किया जाए तो क्या होगा? जीसू का हैंड ट्रेम्बल करने लगा। वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन यूज नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टोफर ने मौका देकर फिर प्लेट से उसके हेड पर हिट किया। अब जीसू डिफेंसलेस था। क्रिस्टोफर की क्राफ्टीनेस ने जीसू को इरिटेट कर दिया। तभी क्रिस्टोफर सडनली गायब हो गया। अबे हेड्स! किसी ने चिल्लाया। जीसू पैनिक में हेड कवर करने लगा, लेकिन कंफ्यूज था। तभी क्रिस्टोफर ने पंच मारा। जीसू ने गुस्से में कहा, तूने स्टमक पे अटैक किया। लेकिन क्रिस्टोफर ने फिर हेड्स चिल्लाते हुए हेड पर पंच मारा। जीसू ने स्टमक कवर किया, लेकिन क्रिस्टोफर ने फिर हेड पर हिट किया। हेड्स चिल्लाते हुए क्रिस्टोफर ने जीसू पर लेफ्ट फिस्ट की बौछार कर दी। आखिरकार जीसू अनकॉन्शियस हो गया। क्रिस्टोफर ने बीट डाउन रोक दिया, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की हालत देखकर वो स्टार्टल्ड हो गया। उसने खुद से कहा, ये शैम्बल्स मैंने नहीं किया। फिर भी फर्स्ट पंच तो उसने ही मारा था। जीसू बीट डाउन और अनकॉन्शियस था, जबकि क्रिस्टोफर अनहार्ड था। जीसू के दोस्त और डोजन कहीं चले गए थे। तभी पुलिस अराइव हो गई, जिससे क्रिस्टोफर चौंक गया। उसने एक प्लान बनाया। फेस डर्टी किया, जीसू को उठाया और पानी डालकर उसे जगाया। जीसू ने आंखें खोली तो क्रिस्टोफर को ग्राउंड पर लाइंग पाया, जो टोटली कंफ्यूज था। जीसू ने रिवेंज लेने की सोची, लेकिन तभी पुलिस के साथ डोजुन आ गया। डोजुन ने ऑफिसर को सीन की ओर पॉइंट किया। जीसू को सिचुएशन समझ आया कि उसका सपोजिडली डिफीटेड ओपोनेंट मर्सी मांग रहा है। ऑफिसर ने स्टन गन निकाला और जीसू को अरेस्ट करने लगा। क्रिस्टोफर सुपर प्लीज था, क्योंकि उसने ऑफिसर को फूल कर लिया और पुलिस ट्रबल से बच गया। उसे यह भी पता था कि जीसू सच नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे शेम आएगी कि वो हार गया। इवन अगर वो सच बोले, क्राइम सीन की हालत उसके अगेंस्ट थी। बाद में ट्रेनिंग सेंटर में डोजुन ने बताया कि जीसू को टीम ने स्कोल्ड किया और रूमर्ड है कि उसे जल्दी एक्सपेल कर दिया जाएगा। क्रिस्टोफर हैप्पी था, क्योंकि इनजस्टिस अवॉइड हो गया। डोजुन ने पूछा, ब्रो थोड़ी रेस्ट नहीं लेनी? लेकिन क्रिस्टोफर ने तुरंत क्लोन समन किया और कहा, मुझे लग्जरी अफोर्ड नहीं करना। वो एफर्ट के सामने टॉल खड़ा था, जबकि डोजुन ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली। क्रिस्टोफर ने वेपन फर्मली पकड़ा और सोचने लगा। जब क्रिस्टोफर ने एक महान उपलब्धि हासिल की, तो उसे फुल ब्लूम ने एक नया टैलेंट दिया, जिसका मतलब था कि अब उसके पास एक नई स्किल थी। यह बात तो पक्की थी। क्रिस्टोफर ने मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगाई, हवा में उछला और जोर से चिल्लाया, हेड्स! उसका नया जागृत टैलेंट, जिसका नाम था कॉलिंग योर अटैक, उसे किसी रैंडम स्किल या टारगेट का नाम चिल्लाने की ताकत देता था, जिससे उसके हमले और भी पावरफुल हो जाते थे। इस नई ताकत ने हमारे हीरो को उस क्लोन का सिर 2 हिस्सों में बांटने में मदद की, और यही उसकी जीत का निशान बना। लेकिन यार, उसका दोस्त तो पूरी तरह शॉक था। वो सोचने लगा कि एक बुली को हराना भी कोई उपलब्धि मानी जाती है क्या? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। यह अजीब सी स्किल, जो उसे टारगेट का नाम चिल्लाने के लिए मजबूर करती थी, निश्चित रूप से उसे दूसरों के सामने थोड़ा अटपटा दिखाएगी। उसी रात डिनर के वक्त बात चली कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक हंटर सर्वाइवल शो के ऑडिशन में जाने वाला है। उसने अपने मम्मी पापा को कंफर्म किया कि वो अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है, क्योंकि अब वो आखिरकार हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए रजिस्टर कर सकता था। एक रियलिटी शो जो फ्यूचर के हंटर्स को खोजता और ट्रेन करता है। मम्मी ने चिंता जताते हुए कहा कि कंपटीशन तो बहुत टफ होगा, क्योंकि ये एक डिविजनल शो है। लेकिन पापा ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा कि उसे ये रिस्क लेना चाहिए।
ये सुन के मम्मी ने पापा को ताना मारा कि उन्होंने भी ऐसा ही रिस्क लिया था और अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया था, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई, वो भी अपने बेटे के सामने। क्रिस्टोफर ने समझाया कि अगर वो जीत गया तो उसे एक टेलर मेड वेपन, ढेर सारा कैश और अकेडमी में एनरोलमेंट या फिर डिवीजन 3 की टीम में जगह मिलेगी। मम्मी ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है क्योंकि रियलिटी शो कितना फियर्स होगा। फिर भी उनका बेटा बड़े उत्साह से बोला कि वो जितना हो सके मेहनत करेगा। ये सुन के मम्मी पापा दोनों हैरान रह गए और आखिरकार उन्होंने उसे ऑडिशन में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मम्मी ने यह भी कहा कि अगर वो जीत ना सका तो उसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्रिस्टोफर को अच्छे से पता था कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, क्योंकि ये शो नेशनल स्केल पर हंटर लीग के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स चुनता था। इसी वजह से कुछ अनफेयर बातें सामने आई, खासकर हाईएस्ट रैंकर के लिए, क्योंकि टीवी शो का मकसद था बेस्ट न्यूबी को चुनना। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा उसकी चिंता करें। उसकी पिछली जिंदगी में उसने कई टूर्नामेंट्स जीते थे, तो उसे यकीन था कि वो इन न्यूबीज को आसानी से हरा देगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो 2 गन्स पकड़े हुए है और अब वो हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में 3 मिनट के क्लोन टेस्ट में हिस्सा ले रहा है, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। इससे पहले हम देखते हैं कि 3 लोग एक टेबल पर बैठकर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। जज ओरोजो ने मिनसुक से पूछा कि उसने हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में जज की पोजीशन क्यों ली, जबकि उसने पहले मना किया था। मिनसुक ने बताया कि भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल है, लेकिन वो अपने होमलैंड पे फोकस करना चाहता है और एक टैलेंटेड एमेच्योर को खोजना चाहता है। तीसरे जज सुई यक मिन ने कहा कि अगर मिनसुक अपने दावों पर खरा उतरता है तो उसे प्रो लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एकेडमी पहले से ही शानदार एमेच्योर्स देती है। मिनसक ली ने जवाब दिया कि असली टैलेंट वो होता है जो थोड़ा सनकी हो और सही गाइडेंस में चमके। ओरोजो ने फेडरल जज को समझाया कि उन्हें लीग के बजाय कंटेस्टेंट्स पर फोकस करना चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर वो ईथन का ग्रेट पोटेंशियल देख लेंगी तो उनकी राय बदल सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सबके वोटिंग पावर बराबर थे। टीवी शो की साइट ओपन करने के बाद क्रिस्टोफर ने पढ़ा कि ये प्रोग्राम अब उन प्लेयर्स को ढूंढना चाहता है जो फ्यूचर की हंटर लीग्स को शेप करेंगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि पहला ऑडिशन एक रिटन टेस्ट था। सवालों को देखकर उसे लगा कि ये तो एकेडमिक स्टूडेंट्स को खुश करने वाले हैं। पहला सवाल था कि हंटिंग करियर से पहले उसका ऑक्यूपेशन क्या था। उसने बताया कि उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं था। दूसरा सवाल था कि ग्रुप में प्रॉब्लम डील करने का उसका पसंदीदा तरीका क्या है। उसने बताया कि वो हमेशा लीड लेता है और बाकियों को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने एक गिलास पानी पिया और टेस्ट को जारी रखा। अब वो मुश्किल में था क्योंकि उसे लगा था कि ऑडिशंस आसान होंगे, लेकिन रिटन टेस्ट तो बहुत हार्ड निकला। एगी को यकीन था कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट में इस डिजास्टर को ठीक कर लेगा। तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। ऑडिशन की तीसरे पार्ट तक पहुंचने के लिए उसे एक लिंक पे क्लिक करना था। जैसे ही उसने बटन दबाया, वो अचानक एक दूसरी स्पेस में ट्रांसफर हो गया। ये देखकर उसे लगा कि एक हंटर की स्किल्स उसकी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं, और ये स्किल उसे बहुत माइंड ब्लोइंग लगी। अब वो अपने कमरे में अकेला था और इस स्किल की नेचर के बारे में सोचने लगा। स्किल ने बताया कि उसे 3 मिनट में क्लोन वेव्स को हराना है। स्केल के हिसाब से उसका वेपन उसकी इमेजिनेशन से शेप होगा। तो उसने सोचना शुरू किया। फिर उसकी स्मर्क निकल आई क्योंकि उसने ज्वेल पिस्टल्स क्राफ्ट कर लिए थे। क्रिस्टोफर को प्रैक्टिकल टेस्ट का आइडिया बहुत पसंद आया। अपनी पिछली जिंदगी में उसके फेवरेट वेपन्स ड्वेल गन्स थे, जिनमें वो अपनी आर्केन पावर डालता था, लेकिन इस टेस्ट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले क्रिस्टोफर ने अपनी ऑल सीइंग आई एक्टिवेट कर ली और फिर क्लोन्स की पहली वेव आई जो टैंकर क्लोन से बहुत कमजोर थी। टेस्ट शुरू हो चुका था। क्रिस्टोफर ने अपनी गन्स उठाई और जितनी तेजी से हो सके उन पे शूट करना शुरू कर दिया। इधर किसी को यह सब स्कैंडलस लग रहा था। जज ओरोजो ने सुयुग मिन से पूछा कि क्या वो इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। सुयुग ने उसकी बात से सहमति जताई और ओरोजो ने कहा कि क्रिस्टोफर का परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि ये टेस्ट का इंटेंडेड पर्पस नहीं था। उनके मुताबिक क्रिस्टोफर हैकिंग कर रहा था, क्योंकि कोई भी हंटर गन्स के साथ क्लोन्स की वेव को आसानी से क्लियर कर सकता है। ओरोजो ने गुस्से में कहा कि रिटन टेस्ट में उसके जवाब भी एकदम अनएक्सेप्टेबल थे। वो बोली कि ये लड़का प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि उसने सवालों को सीरियसली नहीं लिया। सुयुग को उनकी बात से सहमत होना पड़ा, क्योंकि गन्स आमतौर पे हंटर्स के वेपन्स नहीं होते। ये वेपन्स मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनमें माना डालना मुश्किल है, जो बुलेट्स लॉन्च होने पर गायब हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर हंटर्स क्लोज रेंज वेपन्स यूज करते हैं। लॉन्ग रेंज वेपन्स हंटर लीग्स में होते हैं, लेकिन वो धीमे होते हैं, जैसे बो और क्रॉसबो। मिनसोक ली ने कहा कि सिर्फ ईथन जैसा टैलेंटेड इंसान ही इतनी तेजी से माना से भरी बुलेट शूट कर सकता है। वो क्रिस्टोफर से इंट्रीग था
और दूसरे जज को हैरानी हुई जब तीसरे जज ने पहले की बात से सहमति जताई। उनका कहना था कि भले ही क्रिस्टोफर का इरादा ऐसा ना हो, उसने नियमों को अपने फायदे में मोड़ने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया था। मिन्सुक ने भी सहमति जताई और कहा कि बाकी राउंड्स में अगर उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया तो वो देखेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि क्रिस्टोफर और ईथन का फायर आर्म्स को लेकर सोचने का तरीका अलग था। और उन्होंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे। जज ने थ्योराइज किया कि शायद क्रिस्टोफर हंटर लीग्स में गन्स का पोटेंशियल देखता हो, लेकिन फिर उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। मिन्सुगली सोच में पड़ गए, क्योंकि क्रिस्टोफर ने बाकी टेस्ट को सिर्फ एक गन के साथ लेने का फैसला किया था। जज को उम्मीद थी कि वो क्रिस्टोफर के बारे में गलत ना हो। इधर कोई जीजू के आउटकम के बारे में पूछ रहा था। दो-जान किम ने बताया कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, जो उस आदमी को अजीब लगा, क्योंकि जिस लड़के की बात हो रही थी वो भले ही क्लोज रेंज कॉम्बैट में पावरफुल ना हो, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त स्किल थी। फिर भी उसके अपोनेंट को सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। ऑथी की हालत तो बहुत खराब लग रही थी। उस आदमी ने फैसला किया कि वो सामने खड़े लड़के पर फोकस करेगा। उसने क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या वो उस टीवी शो में पार्टिसिपेट करेगा, और कहा कि उसे बताना चाहता है क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगेगा। नीली शर्ट वाला, जो जिज्ञासा से भरा हुआ था, उसने दोजुन किम से पूछा कि क्या उसका दोस्त, जिसने जीजू से फाइट की थी, वो भी टीवी शो में हिस्सा ले रहा है। दोजुन ने बताया कि उसे पक्का नहीं पता, क्योंकि उसने अभी तक उससे पूछा नहीं था। ये कह के कोच ने उस यंग मैन को डिसमिस कर दिया और कहा कि वो शायद अपकमिंग शो की तैयारी में बिजी होगा। बस फिर क्या, वो यंग मैन ने इजाजत मांगी और चला गया। कोच सोचने लगा कि यह सिचुएशन कितनी फैसिनेटिंग हो गई है। दोजुन किम जैसे ही हॉलवे में चल रहा था, उसने सोचना शुरू किया कि ग्रेविटी वील्डर इस शो में हिस्सा लेगा, जो चीजों को और भी एक्साइटिंग बना देगा। सूरज मेन स्टेडियम पर चमक रहा था, जहां यह रियलिटी टीवी शो होने वाला था। स्टेडियम के सामने पहुंचकर हमारे हीरो ने सोचना शुरू किया कि उसने अपनी करियर की शुरुआत इस स्टेडियम में कितने साल पहले की थी, और फिर उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर इस पुरानी जगह की ओर चलेगा ताकि आने वाली नई चैलेंजेस का सामना कर सके। हंटर्स लीग्स में 3 डिविजन्स थे। सबसे हाईएस्ट डिवीजन के मैच टावर्स में होते थे, जबकि बाकी 2 वर्चुअल रियलिटी स्टेडियम में। पहले तो हमारे हीरो को समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े प्लेसेस क्यों बनाए गए, लेकिन आज की भीड़ को देखकर उसे एहसास हुआ कि इसका जवाब था ये रियलिटी टीवी शो जैसे मौके। भीड़ में हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के एक फोकस्ड क्वालिफायर हैंग यान चुपचाप बैठा था। दूसरा क्वालिफायर हीदू यूयू धैर्य से इवेंट शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त तीसरा क्वालिफायर मोंग जांग अपनी नजरों को स्टेडियम में इधर उधर घुमा रहा था। क्रिस्टोफर ने सोचना शुरू किया कि उसकी पिछली जिंदगी में ये शो उसके करियर की शुरुआत से पहले हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि भीड़ में कुछ पुराने परिचित चेहरे दिख रहे थे, जिनमें से कुछ में जबरदस्त पोटेंशियल था। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि उसकी पिछली जिंदगी में इस इवेंट का विनर कौन था। उसने मन में ठान लिया कि इस बार वो चाहे कुछ भी हो, जीतेगा। तभी दोजुन किम ने उसे पुकारा, जो भीड़ में एक खाली सीट के पास उसे हाथ हिलाकर बुला रहा था। जैसे ही क्रिस्टोफर उसके पास बैठा, दोजुन ने उसकी हालत चेक की और कहा कि उसे लगा था कि रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद उसे हॉस्पिटल में ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि उस इंसिडेंट में वो अपने दोस्तों को बहुत घायल दिखा होगा। दुरान किम ने बताया कि ग्रेविटी वील्डर, जो अब प्रोबेशन पर था, 3 हफ्तों में अपनी पिछली फाइट से पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर और कंफ्यूज हुआ, और जब उसने पार्टिसिपेंट्स में उस बुली को देखा तो वो और भी हैरान हो गया। दोस्त ने समझाया कि उसे मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्योंकि प्रो टीमें इस शो का इस्तेमाल एकेडमी स्टूडेंट्स को स्काउट करने के लिए करती थीं, इसलिए उसे उन्हें इम्प्रेस करना था। अब शो ऑन एयर हो चुका था और फॉक्स स्टेडियम को भरने लगा। कमेंटेटर ने कहा कि नए एडवेंचरर्स का हमेशा स्वागत है, और फिर सबको हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन में वेलकम किया। उसने कहा कि अब एमेचर्स के प्रॉमिसिंग करियर्स की शुरुआत होने वाली है। जैसे ही फॉग हटा, सारे एक्टर्स की ओर इशारा किया गया, तभी स्टेडियम में एक वर्चुअल बैटलफील्ड उभरा। कमेंटेटर ने दावा किया कि यह धरती का सबसे बड़ा शो है, जो फ्यूचर के बेस्ट हंटर को उजागर करेगा। उसने बताया कि हर पार्टिसिपेंट ने देश के कई अवेकनर्स को पीछे छोड़ दिया। फिर उसने भीड़ से कहा कि वो इन यंग हंटर्स की तारीफ करें, क्योंकि ये वो 2% लोग थे जिन्हें देश के फ्यूचर हंटर्स के तौर पर चुना गया था। इसके बाद उसने 3 जजेस को इंट्रोड्यूस किया। पहला जज था अरोजो, एक ग्रेट कोरियन हंटर जिसने नेशनल लीग 3 बार जीती थी। दूसरा था मिन्सुक ली, सबसे बड़ा कोरियन हंटर जो इंटरनेशनल लीग्स में पार्टिसिपेट करता था।
तीसरे जज सुयोक मिन को देखकर दोजुन किम शॉक्ड था। उसे लगा था कि वो फॉरेन लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि ये दोनों जजेस वाकई बड़े लोग थे, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी जितनी उसकी थी। फिर भी उसे यकीन था कि वो दोनों को हरा सकता है। कमेंटेटर ने बताया कि एमेचर्स को जजेस के द्वारा बनाए गए चैलेंजेस में हिस्सा लेना होगा और जो टॉप पर आएगा उसे $3,60,000 और मूरा वर्कशॉप द्वारा बनाया गया एक टेलर मेड वेपन मिलेगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर का दिमाग उड़ गया, क्योंकि मूरा वर्कशॉप के रेगुलर आइटम्स भी अनमोल थे और टेलर मेड वेपन्स तो उससे भी ज्यादा। इससे उसे और शौक लगा और उसने सोचा कि इससे वो अपनी प्राइम को पहले से कहीं जल्दी रिकवर कर लेगा। अरोजो ने पहले चैलेंज को समझाया। 4,450 एप्लीकेंट्स में से चुने गए 100 लोग इस चैलेंज में हिस्सा लेंगे ताकि ये पता चले कि कौन वाकई वर्दी है। उसने एक्साइटमेंट के साथ बताया कि ये यंग लोग एक सर्वाइवल बैटल में हिस्सा लेंगे जो एक डंजन में होगा, जहां रियल हंटर्स कॉम्बैट करते हैं। चैलेंज तब खत्म होगा जब 80 पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। उसने ये भी कहा कि लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स नाम के इस डंजन में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे नेक्स्ट चैलेंज के लिए एक छोटा सा बोनस मिलेगा। बस फिर क्या, 100 मेंबर्स को डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया गया ताकि पहला चैलेंज शुरू हो सके। टेलीपोर्ट होते वक्त क्रिस्टोफर बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही हमारे हीरो ने लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स में कदम रखा, उसने आसपास देखना शुरू किया। उसने सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी में इस डंजन में फाइनल्स खेले गए थे। क्रिस्टोफर को इस डंजन की हर चीज पता थी, इसकी नेचर, मैप और कोर मैकेनिक्स। उसे तो हिडन डंजन के बारे में भी पता था। ये सोचकर उसने एक एक्साइटेड स्माइल दी और सोचने लगा कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। अर्टिको को यकीन था कि क्रिस्टोफर इस सर्वाइवल गेम में नियमों को अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाएगा। कोई ये मान सकता था कि उसने प्रैक्टिकल टेस्ट्स को आसानी से पास करके अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, लेकिन अर्टिको को नहीं लगता था कि वो कोई जीनियस है। वो लेडी अब फोकस थी, क्योंकि सर्वाइवल गेम्स में कई जरूरी स्किल्स चाहिए जो सिर्फ सच्चे हंटर्स के पास होती है। कोई फ्रॉड इसे जीत नहीं सकता। रजजो का मकसद था कि वो इस लड़के को दिखाए कि लीग ऑफ हंटर्स को सीरियसली लेना चाहिए। बाकी तो जजेस बात कर रहे थे कि ये एमेच्योर्स कितने टैलेंटेड हैं और उनकी सहकर्मी ने कितनी समझदारी से चैलेंज चुना, क्योंकि ये सिर्फ स्किलफुल हंटर्स को ही आगे रखेगा। तभी उन्हें कुछ अजीब लगा। स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि एक हंटर बैटल एरिया छोड़ रहा है। तीनों जजेस ने इसे चेक करने का फैसला किया। स्क्रीन पर दिखा कि वो रोग प्लेयर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो क्रिस्टोफर था, जो एक अजीब सी स्ट्रक्चर के सामने खड़ा था। क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक पागलपन सी भरी स्माइल थी। लेडी हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि ये वो जगह है जहां डंजन का आर्टिफैक्ट छिपा था। आर्टिफैक्ट्स डंजन्स में छिपे हुए तरह तरह के खजाने होते हैं। अगर कोई आर्टिफैक्ट हासिल कर ले तो वो जीत पक्की कर सकता है। ये देखकर अर्जो पैनिक में आ गई, क्योंकि डिवीजन 1 के प्लेयर्स को भी इस डंजन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, जो कभी पब्लिक को रिवील नहीं हुआ था। फिर एमेचर्स की तो बात ही छोड़ो। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इस नौजवान को उस छिपे हुए आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ पता हो? मिन सिटली ने धीमी आवाज में अपने कोलीग से कहा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इंटरवीन करना चाहिए। उसने ये भी जोड़ा कि उसे यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि वो समझाती कि कैसे ये कंटेस्टेंट एक ऐसी सीक्रेट जगह में घुस रहा था जो इस असली डंजन की रेप्लिका में थी, ये जगह किसी को नहीं पता थी और ना ही मैप पर थी। ये सुनकर उस नौजवान ने मिनसिट से पूछा, उस सीक्रेट एरिया में क्या आइटम्स रखे हैं? थोड़ा सा रुकने के बाद अराइजो ने बताया कि वहां ईथर मौजूद है, एक ऐसी चीज जो हंटर्स लीग में बैन है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बाकी 2 जजेस पूरी तरह शॉक्ड रह गए। वो आर्टिफैक्ट निकाला नहीं जा सकता था जब तक कि मैच को रोका ना जाए, लेकिन चूंकि सब कुछ वर्चुअल था, इसे सिर्फ उसी दुनिया में यूज किया जा सकता था। अराइजो के मुताबिक मिनसुकली ने पॉइंट आउट किया कि उस सीक्रेट एरिया में आर्टिफैक्ट के साथ एक कीपर भी होना चाहिए। कीपर्स वो गार्डियंस थे जो आर्टिफैक्ट को अपनी पावर से प्रोटेक्ट करते थे और उनकी ताकत उनके गार्डेड आइटम के बराबर होती थी। ये सुनकर राहत महसूस करने वाली लेडी ने डिसाइड किया कि वो उस जगह को चेक करेगी। इतना कहते ही जजेस ने उस हिडन डंजन को जूम इन किया और वहां उन्हें एक चमकती हुई स्ट्रक्चर दिखी। उस मॉन्स्टर का नाम था क्यू, जो उस हिडन आर्टिफैक्ट का गार्डियन था। सही पत्थर को धक्का देने पर क्रिस्टोफर को राहत मिली, क्योंकि सीक्रेट पाथ खुल गया था। हालांकि उसे ये सब अच्छे से याद नहीं था, फिर भी हमारे हीरो ने उस हिडन डंजन को ढूंढ निकाला।
वो सोच रहा था कि अगर वो कीपर को हरा देता है तो उसे वो पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल जाएगा जो उसे फर्स्ट चैलेंज में जीत दिला सकता है। जैसे ही वो हिडन डंजन में घुसा, कीपर एक तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। फिर उसने खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया और हमारे हीरो की तरफ एक पावरफुल बीम लॉन्च की। क्रिस्टोफर ने आखिरी पल में इसे डॉज कर लिया। ये देखकर नौजवान चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस कीपर से फाइट नहीं की होती तो शायद वो अब हार जाता। हमारे हीरो के मुताबिक ये क्यूब एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस था जो किसी टावर के खंडहरों में मिला था। क्रिस्टोफर ने इसे फाइनल मैच में पहले भी हराया था, जिससे उसे जीत मिली थी, और अब जब उसने इसे ढूंढ लिया था तो वो उस फॉरबिडन आर्टिफैक्ट को यूज कर सकता था। इतना सोचते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड को एन्चैंट किया और उसे आर्केन वेपन ट्रांसम्यूटेशन की मदद से क्रोबार में बदल दिया। इस ट्रांसम्यूटेशन से वो अपने वेपन्स को रीशेप कर सकता था। क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि उसकी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के प्रिंसिपल्स एक जैसे थे। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा, क्रोबार से अटैक करने के इरादे से। उसने मेटल का टुकड़ा क्यूब के छोटे छोटे स्पेसेस में फंसाया और जोर से उसे अलग किया। फिर हीरो ने उस टुकड़े को जो उसने अलग किया था किक किया और क्रोबार से उस पर वार किया। इसके बाद उसने एक फ्लिप करके डिस्टेंस बना ली। जमीन पर वापस आने के बाद हीरो खुश था कि उसने मॉन्स्टर का एक फ्रैक्शन हासिल कर लिया था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि अपनी करंट कैपेबिलिटीज के साथ कीपर को हराना कितना चैलेंजिंग होगा। ये क्यूब जो खुद को रीशेप कर रहा था, असल में एक डिवाइस था जो रेलिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए अगर कोई इसके अटैक पैटर्न को जानता हो तो उसे हरा सकता है। तभी कीपर ने खुद को 2 जायंट हैंड्स में रीशेप कर लिया। हमारा हीरो आखिरी पल में मॉन्स्टर को डॉज करने में कामयाब रहा जब वो उसे अपनी हथेलियों के बीच क्रश करने की कोशिश कर रहा था। प्लेयर को इस बात से शॉक लगा कि वो कितने करीब था डेथ के, लेकिन फिर उसने एक स्माइल क्रैक की, ये सोचकर कि उसने अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली ग्रास्प कर लिया था। कीपर टूटने लगा और अचानक टुकड़ों में बिखर गया। ठीक उससे पहले जब प्रोटैगनिस्ट ने क्रशिंग से बचने के लिए डॉज किया, उसने चुराया हुआ फ्रैगमेंट उन जायंट पाम्स के बीच में डाल दिया था। नेचुरली एक रोबस्ट मॉन्स्टर का टुकड़ा उतना ही स्ट्रांग होता है जितना उसका बाकी शरीर। नौजवान ने फिर कीपर के रिमेन्स का एक टुकड़ा उठाया। वो सोच रहा था कि ये कितना ऑब्वियस था कि मॉन्स्टर अपने ही शरीर के टुकड़े को क्रश करके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इतना सोचते हुए हीरो ने डिसाइड किया कि अब वो उस पावरफुल आर्टिफैक्ट को हासिल करेगा। ईथर एक सुनहरे श्राइन पर एक लग्जूरियस चेस्ट के अंदर रखा हुआ था। भले ही उसे पता था कि ये सिर्फ एक वर्चुअल कॉपी है, फिर भी वो इसे इतने समय बाद फिर से देखकर खुश था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा इस प्रोडिजी प्लेयर ने प्रिडिक्ट किया था। बस ऐसे ही उसने लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स डंजन का आर्टिफैक्ट हासिल कर लिया। क्रिस्टोफर ने जल्दी से डिसाइड किया कि वो इसे अपनी ब्लेड में इम्ब्यू करेगा, लेकिन तभी कुछ ने उसका ध्यान खींचा। इस सीन ने उसे बहुत खुशी दी। सिस्टम ने कीपर को हराने के फीट को कंसिडर किया और उसे एक स्किल दी जो उसे आर्टिफैक्ट के पावर को डंजन के बाहर रेप्लिकेट करने की परमिशन देती थी। क्रिस्टोफर ने जल्दी से इसे टेस्ट करने का फैसला किया और अपनी स्किल्स का यूज करके पिस्टल्स बना लिए। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी फायरआर्म्स का चेंबर खाली करना शुरू कर दिया, जिससे डंजन की दीवार पर 3 डिस्टिंक्ट होल्स बन गए। ये देखकर जीनियस प्लेयर ओवरजॉयड था, क्योंकि इससे उसे अपनी फायरआर्म पहले से कहीं जल्दी रीगेन करने का मौका मिला। अपनी फर्स्ट लाइफ में हमारे हीरो के लार्ज मैना रिजर्व्स ने उसे माना बुलेट्स बना के गन्स यूज करने की एलिजिबिलिटी दी थी। उसकी अर्निंग स्किल फुल ब्लूम, जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई थी, उसे अपनी प्रोग्रेस को बूस्ट करने की फैसिलिटी देती थी, लेकिन साथ ही उसके मैना रिजर्व्स को भी स्मॉलर कर देती थी। फिर भी जब उसने अपने नए पिस्टल्स को टेस्ट किया तो उसे लगा कि जो आर्टिफैक्ट उसने अभी पाया था वो उसके माना की कमी को इग्नोर करने में हेल्प करेगा। दीवार को एग्जामिन करने पर हीरो को एहसास हुआ कि वो पिस्टल्स तो हैंडल कर सकता है, लेकिन हैवी आर्टिलरी के लिए अभी तैयार नहीं है। फिर भी उसने स्माइल दी, क्योंकि उसकी करंट कैपेबिलिटीज जीत के लिए काफ़ी थीं। इधर मॉनिटर पर ये सब देख रहे तीनों जजेस अमेज्ड और स्पीचलेस रह गए। ओरा शॉक थी कि नौजवान ने आर्टिफैक्ट का यूज करके फिर से फायरआर्म्स यूज की। इसने सेकंड जज को पॉइंट आउट करने पर मजबूर किया कि हमारे हीरो की मिस्टीरियस एबिलिटी, जिससे वो कीपर के अटैक को इवेट कर सका था, ने उसका इंटरेस्ट पीक कर दिया। थर्ड जज ने एक्सप्लेन किया कि चूंकि कीपर एक मशीन था, उसके मूव्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता था, लेकिन ये लाइकली नहीं था कि हमारे हीरो को इसका पैटर्न पता हो। अराइजो ने कहा कि प्रोज जैसे वो ऐसा पुल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए इम्पॉसिबल था। उसने अज्यूम किया कि हीरो के पास कोई क्लियरवॉइंट स्किल होगी, लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रीगिंग मैटर नहीं था। जिस तरह हीरो ने कीपर को उसके ही बॉडी के शार्ट से हराया, वो सिंपली अमेजिंग और बैफलिंग था।
इससे वो इतनी अपसेट हो गई कि उसने फ्राउन कर लिया। इससे उसे अपने कलीग के वर्ड्स याद दिलाए जो गार्डनिंग एक्सेंट्रिक था, कि असली टैलेंटेड हंटर्स वही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गई। इधर लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स में एक नौजवान ब्रांच से ब्रांच पर तेजी से कूद रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि हियो यांग था। उसने ऊपर देखा और जब उसे पता चला कि उसका किल स्कोर सबसे ज़्यादा है और वो नंबर 1 स्पॉट पर है, तो वो प्लीज्ड हो गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ कैपिटल की प्राइवेट एकेडमी की टीम 1 के प्रोजेक्शन के मुताबिक हो रहा है। हंगुलन ने ग्राउंड रीगेन किया और सोचा कि कुछ और एलिमिनेशंस के बाद फर्स्ट ट्रायल खत्म हो जाएगा। उसे लग रहा था कि 1-on-1 फाइट में कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक लाउड गनशॉट्स की आवाज़ आई जिसने इस यंग हंटर को शॉक्ड कर दिया। इधर हमारा हीरो सोच रहा था कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गया, क्योंकि राउंड खत्म होने से पहले 20 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करना था। हीरो को लग रहा था कि अगर वो सारे कंटेस्टेंट्स को किल कर देता तो जीत उसकी होती, लेकिन चूंकि वो समय पर सबको ढूंढ नहीं पाया तो उसने 5th प्लेस के लिए एम किया। जैसे ही उसने डिसाइड किया कि वो हर उस कंटेस्टेंट को आउट करेगा जो उसे दिखेगा, तभी कुछ ऑड चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। प्रोटैगनिस्ट ने पहले वाले बुली को स्पॉट कर लिया था। जीजू टैल हब्स में सीक्रेटली छिपा हुआ था। जैसे ही एक प्रतियोगी उसकी रेंज में आया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। युवक को एक आश्चर्यजनक गुरुत्वाकर्षण हमले से पकड़ने के लिए जिजू ने एक कटी हुई मुस्कान बिखेरी और उस युवक को खत्म करने के बाद अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला, उस गड्ढे की ओर बढ़ते हुए जो उसने अभी बनाया था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा नायक था, जिसने पहले उसे धुन दिया था, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जू ने मुड़कर हमारे हीरो का सामना करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। टॉप प्लेयर ने पक्का किया कि उसे उस धमकाने वाले से एक फेवर चाहिए, लेकिन ये सुनकर वो युवक नाराज और गुस्से से भर गया। इस रिएक्शन से क्रिस्टोफर खुश नहीं हुआ। उसने दोस्ताना अंदाज में कहा कि वो जिजू की मदद मांगने आया है, फिर भी वो युवक अपनी अकड़ दिखा रहा था। ये सुनकर धमकाने वाला गुस्से से भर गया और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे हीरो पर हमला किया। जब आखिरी पल में गुरुत्वाकर्षण का प्रहार हुआ, हमारा हीरो बिना चोट के बच निकला। क्रिस्टोफर चाहता था कि वो युवक अपने गुरुत्वाकर्षण हमले को कम ताकत के साथ बड़े इलाके में इस्तेमाल करे, ताकि वो सभी प्रतियोगियों को एक साथ खत्म कर सके, लेकिन जिजू को देखकर लग रहा था कि वो मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद हमारे हीरो के पास सिर्फ मनाने का हथियार बचा था। उसने युवक पर हमला बोला और हेड्स चिल्लाया, जिससे उसे डेजावू का सबसे बुरा अनुभव हुआ। और फिर क्रिस्टोफर ने जिजू को तब तक पीटा जब तक उसने हार नहीं मान ली। धमकाने वाले ने नायक से पूछा कि वो उससे क्या चाहता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो एक गठबंधन चाहता है जिसे गुरुत्वाकर्षण वाला तुरंत ठुकरा देता है। ये सुनकर नायक ने मुस्कुराते हुए एक बंदूक बनाई, उसे युवक की टांग के पास निशाना लगाकर गोली चलाई। फिर क्रिस्टोफर ने बंदूक को युवक के सिर पर तान दिया और कहा कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसे खत्म करना पड़ेगा। एक पल सोचने के बाद जिजू ने मजबूरी में हमारे हीरो की मदद स्वीकार कर ली, जिससे वो खुश हो गया। थोड़ा आगे डंजन में 2 युवा प्रतियोगी तलवारें भिड़ा रहे थे। तभी उनके पास 2 छायाएं आईं। भाला चलाने वाला और तलवारबाज एक चुपके से किए गए गुरुत्वाकर्षण हमले का शिकार हो गए और फिर दोनों को हमारे हीरो की गोलियों ने खत्म कर दिया, जिससे जिजू थोड़ा नाराज हो गया। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़े, किसी ने उन्हें देख लिया और अचानक एक उड़ती हुई तलवार उनकी ओर फेंकी गई, जिसे उन्होंने तुरंत भांप लिया और चौंक गए। गुरुत्वाकर्षण वाले ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस उड़ती तलवार को हवा में ही रोक दिया। क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसकी बंदूक की तेज आवाज ने बाकी प्रतियोगियों को आकर्षित कर लिया था। बस फिर क्या, ये दोनों एक 4 लोगों की टीम के सामने खड़े थे, जिसमें से एक था टैलेंटेड हैंग योलैन। हंटर लीग एक टीम स्पोर्ट होने के नाते कुछ प्लेयर डिफेंस में बेहतर थे और धमकाने वाले के गुरुत्वाकर्षण स्किल के आक्रामक क्षमताओं के बावजूद इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल टीम कॉम्बैट में सपोर्ट के लिए था, जिसने जजों को सोच में डाल दिया कि क्या नायक जिजू को खत्म कर देगा, जो पहले ही लीडर बोर्ड पर अपनी जगह पक्की कर चुका था। फिर भी अरोजो ने कहा कि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक कर चुका होता। तीनों जजों ने देखा कि दोनों युवक बातचीत कर रहे थे। जैसे ही लेडी को एहसास हुआ कि युवक धमकाने वाले को सपोर्ट के लिए रिक्रूट कर रहा है, उसका सहयोगी इस चयन से हैरान था, क्योंकि उनकी पहले मुलाकात नहीं हुई थी। इससे मिन्सेट ली ने थ्योरी दी कि शायद ये लड़का दूसरों की स्किल्स को आंक सकता है, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। सुई मिन के मुताबिक ये गठबंधन बहुत कारगर होगा, क्योंकि नायक जिसू द्वारा स्थिर किए गए प्रतियोगियों को अपनी बंदूक से खत्म कर सकता है।
फिर भी मिन्सेट ली ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन उतना परफेक्ट नहीं है जितना लगता है, क्योंकि उनका सामना एक ताकतवर हंटर से था। इधर डी को 4 लोगों की टीम का सामना करना पड़ा। इससे हमारे हीरो को सोचना पड़ा कि किसी को लड़ाई में हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ये ना तो स्ट्रैटेजी है, ना कोऑर्डिनेशन, ना इक्विपमेंट। जीत सुनिश्चित करने का सबसे कारगर तरीका है अपने दुश्मन को भारी संख्या में दबा देना। सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण यूजर के सपोर्ट के साथ हमारा हीरो हारने के लिए तय था। हमारे हीरो को एहसास हुआ कि यही 4 लोगों की टीम की सोच थी। तभी क्रिस्टोफर ने अपने आप को एक उड़ती हुई तलवार से बचाते हुए पाया। टॉप प्लेयर ने पक्का किया कि उसे ऐसी लड़ाई का अनुभव लंबे समय बाद हुआ था और ये उसके प्रतिद्वंदी के लिए पहली बार था। टैलेंटेड हंटर ने कहा कि वो हमारे हीरो को खत्म कर देगा क्योंकि वो बंदूक यूज कर रहा है और ये सिर्फ प्रोफेशनल है। ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपना हथियार फेंका। इससे हमारा हीरो रोमांचित हो गया, क्योंकि अपनी पहली जिंदगी में बड़ा हुआ हैंग्यूल यंग कई तलवारों को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका टीनेज वर्जन सिर्फ एक को कंट्रोल कर सकता था, जिससे गोलियों का सामना करना मुश्किल होना चाहिए। तलवारबाज जल्दी ही एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि गोलियों से बच सके। जैसे ही जुजू दूसरी तरफ भागा, हीरो ने बताया कि यह होनहार हंटर अपनी टैक्टिक पर ज्यादा भरोसा कर रहा था बनिस्बत उसके बड़े वर्जन के। तभी हमारे हीरो ने आने वाले तलवार के वार से बचा और अपने हमलावर को बंदूक से मारा, कहते हुए कि वो अभी भी एक नया हंटर है। फिर क्रिस्टोफर चुपके से हंटर के पीछे पहुंच गया, पक्का किया कि एक बंदूक वाले जैसे वो करीब से निशाना नहीं चूकने वाला है, और फिर उसे गोली मार दी। इसके बाद युवक भागने लगा और उड़ती तलवार उसका पीछा करने लगी। फिर उसने अपनी ऑल सीइंग स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसे बाकी बचे हंटर्स की छिपने की जगहों का पता चल गया, जिन्हें वो खत्म करने वाला था। जब होनहार हंटर ने अपनी रक्षा की कोशिश की, इसके बाद वो हवा में उछला और पहला प्रतियोगी निशाने पर लिया, फिर उसे गोली मार दी। फिर उसने नजर घुमाई और तुरंत तीरंदाज को देख लिया, जो घबराहट में थी। एक बार ट्रिगर दबाने के साथ वो बाहर हो गई। बस ऐसे ही हमारे हीरो ने अपना 7वां शिकार किया। फिर उसने सोचा कि अब वो अकेला खड़ा है और उसने उड़ती तलवार पर गोली चलाई, जिससे वो जमीन पर गिर गई। ये कोई और नहीं बल्कि नाराज टैलेंटेड हंटर था, जिसने अपनी तलवार वापस बुला ली थी। फिर नायक ने अपनी बंदूकें घुमाई और गोलियों की बौछार कर दी। फिर भी हैंग्यूल यान ने अपनी तलवार से सभी गोलियों को रोक दिया। भले ही उसकी माना की कमी की वजह से बंदूकें धीमी थीं, हमारा हीरो अपने प्रतिद्वंदी की रिएक्शन स्पीड से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन फिर क्रिस्टोफर ने सोचा कि वो उससे कहीं तेज है और उसने गोलियों की एक और बौछार छोड़ दी। इस बार होनहार हंटर को आने वाले हमलों को रोकने में मुश्किल हुई और फिर वो युवक गोलियां चलाता रहा, जबकि तलवारबाज रक्षा में फंसा रहा। अपनी ऑल सीइंग स्किल से एक डिफ्लेक्टेड गोली पर फोकस करते हुए युवक ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके उसे वापस मारा, जिससे वो तेजी से फिर से लॉन्च हो गई। इस बार गोली स्पिन कर रही थी, क्योंकि ये एक ट्रिक शॉट था। गोली हंटर को लगने वाली थी, जो अपनी रक्षा में जूझ रहा था। इसके साथ क्रिस्टोफर ने मान लिया कि जीत उसकी है, लेकिन तभी एक अलार्म की आवाज सुनाई थी। बस ऐसे ही पहले राउंड के 20 सर्वाइवर्स को पोडियम पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जिससे हमारा हीरो बहुत नाराज हो गया, क्योंकि वो एक योग्य दुश्मन को लगभग खत्म करने वाला था। इसके बाद जज स्क्रीन पर आ गए। अरोजो ने प्रतियोगियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खुद को हंटर्स के रूप में साबित किया, जो कि अवेकमास का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके सहयोगी ने कहा कि वो खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उन पहले हंटर्स जैसे योद्धाओं की रक्षा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी यात्राओं में अपनी जान जोखिम में डाली थी, इससे पहले कि वो कहें कि पहला राउंड खत्म होना चाहिए। शिकारी शब्द का असली मतलब केवल कुछ लोगों ने ही दिखाया। अगला राउंड अब से 7 दिन बाद स्टेडियम में अनावरण होने वाला है और युवाओं से कहा गया कि वे अपनी कमजोरियों पर विचार करें और फ्री ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही फाइनल स्कोरबोर्ड स्क्रीन पर आया, हमारा नाराज नायक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। स्कोरबोर्ड को ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि 7 प्रतियोगियों को खत्म करने के बावजूद उसने केवल 5वां स्थान हासिल किया, जिससे वो बहुत चिढ़ गया। तभी उसने नोटिस किया कि उसने मिशन पूरा कर लिया था और इस तरफ फुल ब्लोन ने उसे एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट की कॉपी गिफ्ट की। तभी हमारे हीरो के पास उसका दोस्त आया, जिसने बताया कि वो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। क्रिस्टोफर ने युवक से पूछा कि क्या वो क्वालिफाई कर पाया, जिसकी उसने पुष्टि की और फिर कहा कि हर कोई नायक के पिस्टल इस्तेमाल करने से हैरान था और उसने पूछा कि उसने वो कैसे हासिल किए। हीरो ने एक गोलमोल जवाब दिया, जिससे उसका दोस्त संतुष्ट हो गया और फिर उसने पूछा कि उसने उन्हें पूरी तरह फंक्शनल कैसे बनाया। तभी किसी ने नायक को बुलाया और कहा कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही कैमरा सेट हुआ, इंटरव्यूअर ने युवक से कहा कि वो उसकी तरफ देखे। फिर उसने पहला सवाल पूछा कि हीरो इस टीवी शो में क्यों आया। युवक ने कहा कि वो खुद को सबसे उपयुक्त प्रतियोगी मानता है। उस आदमी ने हमारे हीरो को पहले राउंड में पास होने की बधाई दी और फिर उससे रिव्यू मांगा, तो उसने कहा कि अपनी निराशाजनक परफॉर्मेंस के बावजूद वो पास हो गया।
फिर क्रिस्टोफर से पूछा गया कि क्या उसे पहले राउंड में कोई प्रतिद्वंदी मिला, लेकिन इंटरव्यूअर की हैरानी के लिए उसने पक्का किया कि किसी ने उसका ध्यान नहीं खींचा, और भले ही वो तलवार उड़ाने वाले से सावधान था, फिर भी उसे योग्य प्रतिद्वंदी कहने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर उस आदमी ने उसे टोका कि पहले स्थान पर ना होने के बावजूद वो ऐसा बोल रहा है, जिस पर नायक ने बेबाकी से कहा कि ये केवल मज़ेदार है अगर वो शुरुआत से लीडर बोर्ड पर डोमिनेट ना करे। उसका अजीब कॉन्फिडेंट बिहेवियर इंटरव्यूअर और कैमरामैन की उत्सुकता को बढ़ा गया। फिर उन्होंने इंटरव्यू फिर से शुरू करने का फैसला किया। बाद में कैंटीन में डॉजुन किम नाराज लग रहा था, तो क्रिस्टोफर ने उससे पूछा कि वो अपने मन की बात बताए, जिससे उसने खुलासा किया कि वो इंटरव्यू से कितनी चिढ़ थी। हीरो ने सवालों के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि इंटरव्यूअर ने उसे अपने सीनियर से कंपेयर करने की कोशिश की, जो बहुत इरिटेटिंग था, और ये बात हमारे हीरो को पूरी तरह समझ आई, क्योंकि उसके उलट वो जिजू को मुंह नहीं तोड़ सकता था, भले ही वो हमेशा उसे धमकाता था। फिर नायक हैरान रह गया जब उसे पता चला कि डॉजुन किम ने इंटरव्यूअर्स को पक्का किया कि वो उसे प्रतिद्वंदी मानता है। इससे क्रिस्टोफर ने चाहा कि काश गुरुत्वाकर्षण वाला इस जगह के लिए चुना गया होता। डॉजुन किम ने फिर लेजेंडरी प्लेयर से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उन्होंने उससे वार्निंग सवाल पूछे, जैसे कि आखिरी राउंड के विनर की उसकी प्रिडिक्शन, जिससे उसका दोस्त उत्सुक हो गया। क्रिस्टोफर ने बताया कि उसने नेचुरली प्रिडिक्ट किया कि वो टॉप पर आएगा। डॉजुन किम ने बताया कि उसने हेंजू यू या हेंग्यूल यान को जीतने की भविष्यवाणी की थी, जो दोनों एकेडमी के बेहतरीन टीम में भी प्रोडिजी हैं, क्योंकि वो दोनों टीम के अहम मेंबर्स थे जो आसानी से प्रोफेशनल लीग्स में अपनी जगह बना सकते थे। गोरा दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि अगर उसने उन्हें एकेडमी में लड़ते देखा होता तो वो समझता, और फिर नायक ने गुस्से में अपने दोस्त को टोका कि वो ये सोचता है कि वो दो कथित प्रोडिजी उससे बेहतर हैं। डॉजुन किम हैरान हुआ, और क्रिस्टोफर ने पक्का किया कि इससे उसका सोचने का तरीका नहीं बदलता, वो कभी कुछ हासिल नहीं करेगा, और इसलिए उसे अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसा कहते हुए वो टेबल से उठ गया। इसके बाद हीरो ने पहले ट्रेनिंग करने का फैसला किया, और फिर युवक से कहा कि वो अपना खाना एंजॉय करे। कैंटीन से निकलते वक्त क्रिस्टोफर को एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त पर कुछ ज्यादा सख्त हो गया था, और ये बातचीत उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देखा जाए तो हर किसी में एक जैसी पोटेंशियल होती है, सिवाय कुछ लोगों के, और आखिर में विनर्स वो होते हैं जो अपने गोल तक पहुंचने की ठान लेते हैं। लेजेंडरी प्लेयर को अच्छे से पता था कि एक टीनेजर अपनी क्षमताओं को कम आंककर खुद को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तभी एक युवा हंटर ने उसके कंधे पर थपथपाया, जिसने खुद को हांजुन के रूप में पेश किया, जो हमेशा उसी तलवार प्रोडिजी से अपनी स्पार्स हारता था जिसका उसने पहले राउंड में सामना किया था। और फिर उसने नायक का नाम पूछा। हीरो में खुद को इंट्रोड्यूस किया और युवक से पूछा कि वो उससे क्या चाहता है। हांजिन ने बताया कि वो प्रोडिजी पहले राउंड के बाद पूरी तरह थक गया था, लेकिन तभी हैंग्यूल यान ने उसे पक्का किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उसने अपने दोस्त को कॉलर से पकड़ा और अपने रूखे बिहेवियर के लिए माफी मांगी जब उसने हीरो से उसके सीक्रेट्स खोलने को कहा, जिससे क्रिस्टोफर कंफ्यूज हो गया। देखते हुए कि दोनों एकेडमी से थे, नायक को लगा कि वो अच्छे दोस्त हैं, और इसलिए उसने अपनी ऑल सीइंग आई का इस्तेमाल करके तलवार प्रोडिजी और उसके दोस्तों के स्टैट्स चेक करने का फैसला किया। अपना कप कचरे में डालने के बाद युवक ने सोचना शुरू किया कि एकेडमी के स्टूडेंट्स के स्टैट्स उसके अपने स्टैट्स से कहीं ज्यादा थे। उसे अच्छे से पता था कि आर्टिफैक्ट ही एकमात्र चीज थी जिसने उसे पहले राउंड में जीत दिलाई, और अगला राउंड उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होगा। थोड़ी देर बाद कमेंटेटर ने उत्साहित आवाज में पक्का किया कि टीवी शो अब शुरू होने वाला है। फिर कैमरा तीनों जजेस की ओर गया जो एप्लीकेशंस देखने लगे। सुयामैन ने कैपिटल के एकेडमी के एक स्टूडेंट की फाइल देखनी शुरू की। अर्जो ने बताया कि यह युवक प्रतियोगियों में सबसे बेहतरीन है, और ये कोई और नहीं बल्कि तलवार प्रोडिजी खुद था। इंटरव्यू में युवक ने पक्का किया कि उसने हमेशा हंटर बनने की ख्वाहिश रखी, भले ही वो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका था। उसने आगे कहा कि वो चलता रहा और उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, साथ ही मेहनत की असली वैल्यू को समझा। डॉजिन किम अपने स्मार्टफोन पर इंटरव्यू को ध्यान से देख रहा था। उसके दोस्त ने पूछा कि शो आवर शुरू हो गया, जिसकी उसने पुष्टि की, ये कहते हुए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने उन्हें शो जल्दी प्रसारित करने की अनुमति दे दी। हीरो ने कमेंट्स के बारे में पूछा तो गोरे दोस्त ने खुलासा किया कि लोगों को प्रोडिजी की बेबाकी पसंद आई, भले ही उसके जवाब बोरिंग थे। कमेंटेटर के मुताबिक कुछ अन्य प्रतियोगियों ने ज्यादा एग्जॉटिक जवाब दिए। बस ऐसे ही हमारा हीरो स्क्रीन पर आ गया। जब उससे उसके जीवन की चुनौतियों के बारे में पूछा गया, युवक ने पक्का किया कि उसके लिए सब कुछ आसान रहा है। अगला सवाल टीम प्ले के प्रति उसके एटीट्यूड के बारे में था, जिस पर हमारे हीरो ने कहा कि वो हमेशा दूसरों को अपनी लीड फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। रियलिटी टीवी शो में शामिल होने की वजह पूछे जाने पर तलवार प्रोडिजी ने एक विनम्र जवाब दिया, जबकि हमारे नायक में अपनी अकड़ दिखाई। और जब पहले राउंड में प्रतिद्वंदी के बारे में सवाल आया तो दोनों ने ही किसी को योग्य मानने से इनकार कर दिया। तभी स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। क्रिस्टोफर अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करना चाहता था, जबकि उसका दोस्त बोला कि वो पहले राउंड वाला हिस्सा देखना चाहता है, लेकिन नायक ने पक्का किया कि वो शो बाद में देख सकता है। डॉजन किम ने नायक से पूछा कि वो सिर्फ अपने लोअर बॉडी पर ही क्यों काम कर रहा है।
क्रिस्टोफर ने फिर रिटोरिकली पूछा कि गेम में उसका रोल क्या है, जिस पर उसके दोस्त ने बताया कि वो एक मार्क्समैन है। फिर उसने युवक से पूछा कि एक मार्क्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जिसके जवाब में उसने कहा कि हाई डैमेज। लेकिन लेजेंडरी प्लेयर ने पक्का किया कि मोबिलिटी उतनी ही ज़रूरी है। उसने कहा कि तलवार प्रोडिजी और बाकी टैलेंटेड लोग नज़दीकी लड़ाकों के पास या तो मोबिलिटी स्पीड होती है या फिर रेंज्ड अटैक, जो मार्क्समैन के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह थी कि हमारे हीरो को अपनी मोबिलिटी को नज़दीकी लड़ाकों के बराबर या उससे भी बेहतर करना ज़रूरी था। तभी एक आने वाला शख्स बोला कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर भी कोरियन हंटर लीग्स में मार्क्समैन को खत्म करने के लिए बहुत कम प्लॉट्स थे। उस आदमी ने लड़के से उसके बयान पर राय मांगी। क्रिस्टोफर को जल्दी एहसास हुआ कि वो किसी साधारण इंसान के सामने नहीं है, क्योंकि उसे इस फैसिलिटी में फ्रीली घुसने की इजाज़त थी, और इसलिए उसने समझाया कि कुछ फॉरेन टीमें मार्क्समैन को हमेशा एक पेडिस्टल पर रखती हैं, ये बताते हुए कि ये रोल कितना क्रूशियल है। ये कहने के बाद हीरो ने पक्का किया कि यही वजह थी कि वो सिर्फ अपने लोअर बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा है। इस जवाब ने उस बूढ़े आदमी को हंसाया, क्योंकि इसका मतलब था कि युवक ये बता रहा था कि दुश्मन के मेल फाइटर्स उसे मार्क्समैन होने की वजह से प्रायोरिटी देंगे, और वो हंसते हुए बोला कि ये काफ़ी मज़ेदार है। फिर गंभीर होते हुए उसने नायक को पक्का किया कि प्राइड ही कई लोगों के पतन की वजह बनता है। उस बूढ़े आदमी ने जो बोला कि वो हमारे नायक को ऑब्जर्व करेगा, उसे अपनी लंबी एक्सपीरियंस से सलाह लेने को कहा और फिर चला गया। दोनों युवा अवेकनर्स उत्सुक रह गए, क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी को पहचान नहीं पाए। फिर भी अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हुए क्रिस्टोफर ने कहा कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेगा। बाद में एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को चेक करने आया, जिसने उससे मार्क्समैन के ज़रूरी फैक्टर्स के बारे में पूछा। उसने कहा कि डैमेज और सपोर्ट स्किल्स, लेकिन बॉस जो दूजुन ली था, हंटर एसोसिएशन का फर्स्ट जनरेशन हंटर चेयरमैन, उसने समझाया कि ऐसा नहीं है। फिर सबऑर्डिनेट ने कहा कि एक्यूरेसी मुख्य फैक्टर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो समझाने लगा, चेयरमैन ने उसे जल्दी ही टाल दिया। इसके बाद उसने एक पुरानी याद को याद किया, जब उसने अपनी जवानी में एक आर्चर से पूछा था कि क्या वो अपनी माना की ट्रेनिंग करेगा, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसके रोल के लिए सबसे ज़रूरी ट्रेट लोअर बॉडी है, जिससे उसका दोस्त कंफ्यूज हो गया। आर्चर ने जिम को समझाया कि मार्क्समैन को हमेशा मॉन्स्टर्स प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन्हें कमज़ोर माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने पैरों पर तेज होना चाहिए। इस सादगी भरे कारण ने युवक को हैरान कर दिया। आर्चर ने समझाया कि अगर मार्क्समैन की हाइडिंग स्पॉट खुल जाए तो वो खत्म हो जाते हैं, और उसे ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक मेल फाइटर था। इससे उसे अब समझ आया कि स्पोर्ट्स में भी मोबिलिटी कितनी ज़रूरी है। चेयरमैन को अच्छे से पता था कि उनके होमलैंड की लीग में ये कॉन्सेप्ट कम ही लागू होता है, जहां ज़्यादातर बेस्ट हंटर्स खो चुके थे। ये कॉन्सेप्ट एलिट लीग्स और इंटरनेशनल लीग्स में भी लागू होता है। इससे चेयरमैन ने सोचा कि ये युवक वर्ल्डली स्केल पर सोच रहा है, और भले ही उसने अभी हंटर लीग में डेब्यू नहीं किया, बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया कि क्या नायक खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा है या फिर अपनी स्किल्स को परफेक्टली असेस कर रहा है। इधर क्रिस्टोफर ने, जो अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था, एहसास हुआ कि उसकी स्लीपिंग फुल ब्लूम ने उसे उसकी पहली जिंदगी की तुलना में कहीं तेज प्रोग्रेस रेट दी थी। फुल ब्लूम मुख्य रूप से किसी के स्टैट्स की ग्रोथ को तेज करता है, साथ ही अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड के तौर पर स्किल्स देता है। ये रिमार्केबल स्किल एक्टिवेट होने पर स्टैट्स को जबरदस्त बूस्ट भी देता है। दोजून किम ने आखिरकार वेट्स नीचे रखे और अपने दोस्त से पूछा कि पोस्ट वर्कआउट के लिए उसका क्या प्लान है, और क्या उसके लिए कुछ दिमाग में है। नायक को अच्छे से पता था कि उसका दोस्त, जो एकेडमी का स्टूडेंट था, उसे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके स्टैट्स पहले से ही बहुत अच्छे थे। इसलिए उसने पक्का किया कि उसके पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो अभी इतने क्लोज नहीं है, जो युवक को समझ में आया। इसके बाद नायक ने अपने दोस्त को उसके साथ स्पार करने का सुझाव दिया। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग रूम में दोनों मिडिल स्कूलर्स एक दूसरे के सामने तलवारें लिए खड़े थे। दूजुन किम हैरान था कि मार्क्समैन को भी तलवारबाजी आती है, तो क्रिस्टोफर ने समझाया कि उसे इसके बारे में कुछ आइडिया है। गोरा दोस्त अच्छे से जानता था कि अगर उसका ओपोनेंट पिस्टल यूज करता तो वो हार जाता, लेकिन उसे यकीन था कि अगर दोनों तलवारें भिड़ाते तो वो जीत जाता। इसके बाद हमारा हीरो मुस्कुराया और दोजुन किम पर चार्ज कर गया। बस फिर क्या, स्टील आपस में टकराई। दोनों एक दूसरे के बराबर थे। ये देखकर गोरा दोस्त कांपने लगा, और अपने हाथों को देखने के बाद उसने कुछ कदम पीछे लेने का फैसला किया। दोजून किम पूरी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि भले ही क्रिस्टोफर एक साधारण तलवार यूज कर रहा था, उसे उसका सामना करने में मुश्किल हो रही थी। इसके बाद हीरो ने अपनी तलवार पर आर्केन वेपन ट्रांसम्यूटेशन यूज किया, ताकि उसका शेप बदल सके। ये देखकर कि क्रिस्टोफर ने अब एक भाला बना लिया है, युवक को उनके बीच का गैप समझ में आने लगा।
क्रिस्टोफर ने फिर अपना हथियार घुमाया जिसे उसके दोस्त ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। दोजुन किम खुद को मुश्किल में पाया क्योंकि अब उसके ओपोनेंट की रेंज उससे बेहतर थी। युवक को और भी डर लगा जब उसने अपने ओपोनेंट को फिर से हथियार मॉफ करते देखा। हैरानी की बात यह थी कि क्रिस्टोफर के पास अब एक विशाल तलवार थी। इस कोलोसल हथियार को देखकर दोजुन किम इसे हराने का कोई तरीका नहीं सोच पाया। बस फिर क्या, विशाल तलवार घूमी। थोड़ी देर बाद गोरा दोस्त थक गया जब नायक उससे बात करने लगा। क्रिस्टोफर जानना चाहता था कि दोजुन किम उसका क्या ओपिनियन रखता है, क्योंकि उसने उसे अपना प्रतिद्वंदी घोषित किया था। दोजुन किम ने कहा कि उनके बीच बहुत कम फर्क है, जिसे हीरो ने रिडिकुलस माना क्योंकि वो उसके खिलाफ फुल फोर्स नहीं गया था, जिससे लड़के को शॉक लगा। क्रिस्टोफर बहुत सीरियस लग रहा था। इससे युवक को फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि उसे अपने और अपने दोस्त के बीच का विशाल गैप दिख रहा था। इसके बाद हीरो ने अपने ओपोनेंट की हारने की वजह बताने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वो गलत रोल ले रहा था। क्रिस्टोफर ने युवक की स्ट्रेंग्थ्स को देखा और उनकी तुलना तलवार से की। उसने समझाया कि उसके दोस्त के पास अच्छे रिफ्लेक्सेस और तेज दिमाग है जो उसके चुने हुए हथियार से कंपैटिबल नहीं थे, और इसलिए हीरो ने सुझाव दिया कि वो अपना मुख्य हथियार कुछ ऐसा कर ले जो उसकी क्विकनेस के लिए ज्यादा सूटेबल हो, जैसे कि रेपियर। इसके बाद हीरो ने अपनी तलवार को उसी ब्लेड में मॉफ कर दिया। लेजेंडरी प्लेयर के मुताबिक दोजुन किम को हमेशा अपने ओपोनेंट पर तेज थ्रस्ट्स की बौछार से अपर हैंड लेना चाहिए। इससे युवक हैरान रह गया, सोचते हुए कि क्या वो सचमुच रेपियर में मास्टरी हासिल कर सकता है। उसी दिन बाद में जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकले, दोनों ने रेपियर के सब्जेक्ट पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। तभी हमारे हीरो ने नोटिस किया कि कोई एक हंटर को मॉक कर रहा था, जो एक कमजोर एकेडमी स्टूडेंट के साथ स्पार करने के बाद खुद पर गर्व कर रहा था। स्क्रीन के सामने उस बैड माउथर को देखकर हीरो हैरान रह गया, क्योंकि इसका मतलब था कि ये युवक उनकी स्पारिंग सेशन की जासूसी कर रहा था। ये रियलाइज करने पर कि वो अवेकनर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, हमारे हीरो ने मान लिया कि बैड माउथर को उससे चिढ़ होगी। क्रिस्टोफर, जो ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कहा कि वो युवक कमजोर एकेडमी स्टूडेंट्स को भी नहीं हरा सकता। इससे बैड माउथर गुस्सा हो गया, जिसने नायक को और प्रवोक किया और फिर कॉम्बैट में अपने मतभेद सेटल करने का प्रपोजल दिया, जिसे बैड माउथर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी हीरो को यह एहसास हुआ कि ये युवक